अस्सलाम वालेकुम जी सारे बर्ड फैंसर कैसे ने जी। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਜਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਟੋਬਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਜਰਾ ਬਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। सारे प्रोडक्ट्स एक जगह बर्ड्स प्लेनेट पे। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله दावत देना चाहूँगा स्टेज पर राना जिब्रान साहब को, जो कि आशिकाने फितरत हैं, कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गोजरा बर्ड फैमिली का, जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया, इस काबिल समझा। और स्पेशली जो है लियाकत जट साहब हैं, मलिक मुजीब साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
अभी मुख्तलिफ जो है ना, जैसे पहले भी मैं अक्सर बात करता हूँ कि इवेंट्स हो रहे थे, बड़े ज़बरदस्त हर चीज़ चल रही थी, फिर एकदम जो है ना वो चीज़ें रुक गई। अभी दोबारा से जो है ना जिन जिन दोस्तों ने ये इवेंट्स स्टार्ट करने शुरू किए हैं, गेट टुगेदर्स किए हैं, इससे पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ कि आप सब दोस्तों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बताते चलूँ कि मैं जो है वो अमेरिका में रहता हूँ। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ, मैं सोशल मीडिया की आप लोगों से बात करने लगा हूँ कि सोशल मीडिया का कितना इफेक्ट होता है हम लोगों के जहन पे, हम लोगों के जितने भी दोस्त सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जो नए लोग हैं उन पे कितना असर होता है। कि मेरे कज़न है अमेरिका में, उनको कोई बर्ड्स का शौक नहीं है, उन्होंने कोई परिंदा नहीं रखा हुआ, ना इन फ्यूचर उनको कोई शौक है परिंदों का, लेकिन जाहिर बात है सोशल मीडिया पे हर कोई है। अभी मैं जो है ना वो जब परिंदों पे बड़ा अच्छा अरूज था, मैं जब गया वहाँ पे, मैं आपको पता 6 महीने अमेरिका, 6 महीने यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा यार अब पता चला है कि तू भाग भाग के पाकिस्तान क्यों जाता परिंदों के पीछे, क्योंकि वहाँ पे तू ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वहाँ पे तुम सही पैसे कमा रहे हो। इस तरह की बातें कि उनको लगा कि असल में मैं पाकिस्तान जो भाग भाग के जाता हूँ, मुझे परिंदों से मोहब्बत नहीं है, बल्कि मैं पाकिस्तान ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ। अब ये उनको सोशल मीडिया से बात पता चली। अभी जब ये लास्ट टाइम मैं गया हूँ अमेरिका, तो वही मेरे जो कज़न थे उन्होंने मुझे कहा कि हाँ जी क्या हुआ, ख़त्म हो गया सब कुछ, भाग के आ गया वापस। मैं उनकी बात सुन के इतना परेशान हुआ कि ना इन्होंने कोई परिंदे रखे हुए हैं, ना ये मतलब ये जो हम लोग के फेसबुक में इस तरह की चीज़ों पे नहीं है, लेकिन फिर इनको कैसे पता चला। तो एक बंदा जिसको परिंदों का शौक ही नहीं है, वो बिल्कुल इसमें है ही नहीं, अगर उस बंदे को जब पता चलेगा कि यार ये हालात इतने ख़राब हो गए हैं, तो वो लोग उनका क्या उनके पे जो यहाँ पे जो जिन्होंने नया नया शौक शुरू किया था साल पहले, 6 महीने पहले, और उनको जो लॉस हुआ तो उन पे क्या गुजरेगी। मैं सिर्फ ये उस वक्त वहाँ ये सोच रहा था कि सोशल मीडिया पे जो है ना हर कोई जब अच्छा वक्त था तो वीडियोस बन रही थी, जब बुरा वक्त आया तब भी लोगों ने वीडियोस बनाई कि हौसला करें, सब्र करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया जो है ना बड़ा हमें इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम जो है जो भी पोस्ट लगाते हैं वो ये मत सोचें कि वो सिर्फ आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, आप वो सिर्फ परिंदों वाले देख रहे हैं, वो पूरी दुनिया में देखी जाती है। आपके अल्फाज पूरी दुनिया तक पहुँचते हैं और पूरी दुनिया को पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान के क्या हालात है, पाकिस्तान में परिंदे रखने वालों को क्या हालात है, ये चीज़ को देखना है। दूसरी ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो ये कि आप हमेशा मल्टीपल बर्ड्स पे काम करें। आपको सबसे पहले तो आपको शौक होना है, शौक ज़रूरी है, उसके बाद फिर बिजनेस है। तो मल्टीपल बर्ड्स में जब आप काम करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि यार आप बड़े परिंदे भी अपने जो है ना जगह छोटी है और आप बड़े परिंदे भी लगाएं, छोटे परिंदों में बहुत सारी वैरायटीज है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बर्ड का रेट पता होता है, वो आपको खींच के ऊपर ले आता है। एक ही तरह के बर्ड्स लगाना मेरे ख्याल से वो भी ठीक नहीं है। मल्टीपल बर्ड्स में काम करें। एक बंदा अगर आपसे मिसाल के ऊपर घर में आपके आया बर्ड्स लेने आया, वो देखते हैं डबल भी लगाई हुई है, जावा भी लगाई है, कहीं ना कहीं से आपको भीड़ आ रही होती है। तो शुक्रिया अगेन आप सब दोस्तों का बुलाने के लिए। अल्लाह अब मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा डॉक्टर हसीब साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं प्लीज। गोजरा बर्ड्स फैमिली, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को मेरा सलाम, और आपकी तमाम मैनेजमेंट को और आप सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और आपकी ये तमाम एफर्ट्स जो हैं वो काबिल तारीफ़ हैं कि इतनी प्यारी महफिल आज आपने यहाँ पे सजाई, ये वाकई तारीफ़ के काबिल। बर्ड्स कीपिंग ये एक शौक है, एक हॉबी है, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले तकरीबन 11 साल से देखता चला आ रहा हूँ। और मैंने इसके अंदर एक चीज़ देखी कि इसमें कोई ज़वाल नहीं, क्योंकि ये किसी भी शौक को ज़वाल नहीं हो सकता। मैंने हमेशा इसको बढ़ते हुए ही देखा है। गोजरा की अगर बात की जाए तो एक अरसे तक गोजरा को फैसलाबाद के साथ कंसिडर किया जाता था। क्या आपने इतना बड़ा इवेंट देखा कभी होते? आप लोगों ने खुद ग्रो किया, ये हॉबी कैसे ज़वाल का शिकार हो सकती है? 2013 में मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था तो
ایک چیز سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا جو کہ اس ملک میں یہاں کے بھی کلچر کی کمی تھی، وہ تھا ایک ڈی این اے ٹیسٹ یہاں پہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو ایک برڈ لیتے تھے اور آپ کو اس کے ٹیسٹ کے لیے 3-4 ہفتے ویٹ کرنا پڑتا تھا، اور شفافیت کے اوپر بھی آپ کو نہیں پتا کہ درمیان میں کون لوگ انوالو ہیں، ٹیکنیکل پرسنس نہیں، آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے کیا۔ ہم نے یہ ٹیسٹ بی ڈی ایل کے پلیٹ فارم سے پرووائڈ کرنا شروع کیا، نہ صرف شفافیت کے ساتھ بلکہ ٹائم ایفیشنسی کے ساتھ۔ جو آپ کو ہفتوں کا ٹائم لگتا تھا وہ آپ کو 24 گھنٹوں میں رزلٹ ملنا شروع ہوا، اکنامیکلی ملنا شروع ہوا۔ اور شفافیت رکھنا نہ صرف ہمارا پیشن تھا بلکہ مجبوری بھی تھی کہ اگر 11 سال بعد بھی کسی کا نارنڈے دینے لگے گا تو میں تو یہیں پہ ہوں، آپ تو آ جائیں گے پوچھ۔ اور یہ سفر یہاں پہ رکا نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چیزوں کو کا انالیسس کرتے رہے، کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کن چیزوں کا ایڈیشن ہو سکتا ہے، برڈز کی ڈیزیزز کے ٹیسٹ یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں، جن میں آج اگر آپ سے میں کو 5-6 سال پہلے کی بات کروں تو بی بی ایف ڈی پولیوما ایک ایسی بیماری ہے جن کے لیے شاید کوئی لوگ عام جانتے نہ ہوں، لیکن آج سب لوگ اس سے اویئر ہیں کیونکہ یہ فیسلٹیز اب یہاں پہ اویلیبل ہے، یہ کی جا سکتی۔ آپ کے برڈز ہیں، آپ ان کی فیڈنگ کی طرف آپ نے جانا ہے، ان کی نیوٹریشنل نیڈز ہیں، ان کو فلفل کرنے کے لیے اب نہ صرف یہ کہ یہ چیزیں اب اویلیبل ہیں بلکہ اب یہاں پہ لوکلی پروڈیوس کی جاتی ہیں اور ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ پہ پروڈیوس کی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان پروڈکٹس کو ایکسپورٹ بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ پوٹینشیل ہے ہماری اس ہابی کا، ہماری تھنکنگ کا، پازیٹیو تھنکنگ کا، کہ ہم اس کو کہاں سے کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ باقی میں اس بات کی تائید کروں گا جو ابھی رانا جبران صاحب نے کی کہ ہابی، اس کے اوپر آپ چولہا چلانے کا برڈن نہیں ڈال سکتے۔ یہ اتنی خوبصورت ہابی ہے کہ اس نے نہ صرف اتنے پیارے دوستوں کا ایک مجموعہ دیا بلکہ آپ اس ہابی کا بہت جلد ایکسپینس اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں، ان ٹرمز آف کہ آپ اس کے بچے یا جو اس کی بریڈنگ آتی ہے آپ اس کو سیل کر کے۔ میں نے اپنے 11 سال کے کیریئر میں جن شوقین حضرات کو دیکھا ہے، میں نے ان کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ جی فلاں برڈ کی پرائس گر گئی اور فلاں برڈ کی پرائس گر گئی۔ موسمی ٹریڈرز اسی شوق میں نہیں، وہ کسی بھی شوق میں آئیں گے، وہ کسی بھی بزنس میں آئیں گے، وہ اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر آپ کو ملتے ہوئے اور غائب ہوتے ہوئے ملیں گے، وہ واویلا بچاتے ہوئے بھی ملیں گے۔ بٹ اے ٹرو فینسیئر نہ تو برڈ کی بریڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، نہ وہ اس کی پرائس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کو جو برڈ پیارا لگے گا وہ اس کو رکھے گا، اس کو بریڈ کرائے گا اور اس کو پالے گا، وہ سب کچھ کرے گا، وہ واویلا نہیں مچائے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو فیلڈ سے بھاگتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور باتیں تو بہت سارے ٹاپکس کے اوپر ہو سکتی ہیں، ابھی بھائی ملے مجھے، انہوں نے کہا جی کہ کیوں نہ ان کی بیماریوں پہ بھی بات کی جائے یا کسی اور پہ، لیکن وہ نہ صرف باتیں لمبی ہو جائیں گی بلکہ آپ لوگوں کے لیے بورنگ بھی ہو جائیں گی۔ لیکن ایک چیز جو کسی بھی برڈ فینسیئر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک کی رول، اس کی بیسکس میں آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا جو آپ کے برڈ کیپنگ کے اندر آپ لوگوں کو ضرور مددگار ثابت ہوگی، اور وہ ہے بریڈنگ کا۔ کہ برڈ بریڈ ایسی، کیونکہ ایسے دوست احباب بھی ملتے ہیں جو یہاں تک پوچھنے پہ عادت ہے کہ جی کوئی ایسی دوائی بتا دیں، کوئی ایسا کلیہ بتا دیں کہ جس سے ہمارا برڈ بریڈ کر جائے۔ ان کے لیے جواب ایک ہی ہے کہ بریڈنگ کا ایک صرف اور صرف ایک ہی اس کا کی پوائنٹ ہے، اینڈ دیٹ از اسٹریس۔ اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہم اسٹریس کس کو کہتے ہیں، اسٹریس کو سمجھنا ہو تو سمپلی آپ اس چیز کو زندگی سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک زندگی ہے، یہ کن چیزوں سے دباؤ کو محسوس کر سکتی ہے، اور اس ہابی کو آپ اپنے شوق کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی پروپیگنڈا نہ ہے، نہ ہی آپ کو بادر کرے گا۔ یہ ہابی اوپر جاتی ہے، جاتی نظر آئی ہے اور انشاءاللہ جاتی رہے گی۔ بہت شکریہ۔ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
ज़रा पता चलना चाहिए कि आपने इनका इस्तेमाल किस तरह किया है, ताकि ये हमें भी पूछते रहे आप कब आपने प्रोग्राम करना है। ज़रा तालियों की गूंज में इनका इस्तेमाल कीजिए। ओरिजिनल आवाज़ की नॉर्थ तक इन्होंने को पता लगे कि यार ਅਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਆਏ हैं। माशाल्लाह जबरदस्त जी। एक करी अपना गोजरा फैमिली वास्ते भी, गोजरा बर्ड फैमिली वास्ते भी देखो खूबसूरत अंदाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਜਰੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਸਮੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ बढ़ेगा। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਲਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਾਬ ਨਾਹਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ। ਰਾਹਤ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੋਜਰਾ ਟੋਬਾ ਪੀਲਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੀਚਾਵਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਬਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਗ ਲਵਰ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो गोजरा जो बर्ड फैमिली है उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया और हमें इज्जत बख्शी, उसके लिए वंस अगेन थैंक्स जी। मैं कोई इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, बर्ड हॉबियस्ट हूँ और जैसे राना जिब्रान साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की, डॉक्टर हसीब साहब ने की, उन्होंने मेरा ख्याल दरिया को दूसरे में बंद कर दिया। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि डॉक्टर हसीब साहब लकीली आज यहाँ पे आए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं डिसीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में, और अगर किसी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम फेस आ रही हो तो आज अवेलेबल है, उनसे ज़रूर डिस्कस करें और उनके आने का बेनिफिट उठाएं। बाकी रही बात हॉबी की जी, मैंने एक हॉबी स्टार्ट किया था 2000 में, तकरीबन 24-25 साल होता है। बिल्कुल जैसे आप दोस्त, इसमें कई दोस्त मैं देख रहा हूँ न्यू फेसेस हैं, ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था। आजकल तो दोस्त बहुत लकी हैं, उनके पास एक सोशल मीडिया है और वो सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इवन आप जो सोसाइटी में रह रहे होते थे, आपको ये भी नहीं पता होता था कि आपकी 2 गलियां छोड़ के भी कितने बर्ड रखे हुए हैं, ठीक है। आप उस वक्त मोहताज होते थे प्लेंटर मार्केट के दुकानदारों के, आप जाते थे, आप उनसे जाके कहते थे मुझे फलां बर्ड चाहिए, ठीक है। वो कहता था जी ये कि इतने पैसे दे दें, 3 दिन बाद आइएगा, 3 दिन बाद आप जाते थे, बर्ड आया पड़ा होता था। और क्योंकि वो केजेस रेगुलर सब बर्ड्स के लिए यूज होते थे तो वो कोई ना कोई डिजीज ले चुके होते थे, ठीक है। तो आपका बर्ड भी वहीं पड़ा होता था, घर लाते थे, 2-3 दिन बाद वो बर्ड मर जाता था। उस वक्त इस चीज़ को मैंने बड़ा महसूस किया और 2002 में मैंने एक फोरम बनाया जिसका नाम था birdplanet.com, जिस पे हमने लोगों को ऐसा एक कम्युनिटी बनाना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा किया। जब तक फेसबुक आई और व्हाट्सएप आई, तकरीबन 8000 मेंबर उसके हो चुके थे, ठीक है। उस कम्युनिटी को देखते हुए बहुत सारे फार्मर्स भी उसके ऊपर आ गए, बहुत सारे लोकल दोस्त भी आ गए। और अभी मैं देखता हूँ कि जितने भी रावलपिंडी में, कराची में या लाहौर में या फैसलाबाद में ग्रुप बने हुए, ये रूट्स वहीं से चली हुई हैं। वहीं पे जो 15 बंदे कराची के थे वो आगे लीड कराची में कर रहे हैं और वो ग्रो कर गए, जो लाहौर में वो ग्रो कर गए, ठीक है। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस दौर में जितना भी जो हॉबियस्ट आ रहा है वो लकी है कि उसके लिए इंफॉर्मेशन का बिल्कुल समुद्र है, वो जब चाहे गूगल करे, हर चीज़ का नॉलेज ले सकते हैं। दूसरा, बर्ड के लिए मैं इतना कहूँगा कि जी आप बर्ड को जितना, मैं एक दफ़ा मोर खरीदने चला गया गुजरावाल में, पहली दफ़ा वहाँ पे कोई माँ मस्जिद साहब थे, वो मोरों के बच्चे बेच के मदरसा चलाते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं मोर चाहिए, उन्होंने ले ले। मैंने कहा जी पालने कैसे हैं? उन्होंने कहा जी कि अगर तो मोर समझ के पालोगे तो नहीं पालने, अगर मुर्गी समझ के पालोगे तो ये बेहतरीन पाल जाएंगे, ठीक है।
और यही बात मैं सब दोस्तों को कहूंगा कि बर्ड्स को अपने सर पे सवार नहीं करना। आप खुद जितना सिंपल रहेंगे, जितना बर्ड को सिंपल रखेंगे, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। ठीक है, शुरू में हम भी यही करते हैं कि बर्ड ले आए, कभी अंडा बॉयल कर रहे हैं, कभी इतना महंगी सब्जी खरीद रहे हैं, कभी महंगा फ्रूट खरीद रहे हैं, भाग के हम 15 दिन बाद थक जाते थे और 15 दिन बाद हम बर्ड बेचने चल पड़ते थे। फिर सीखा कि नहीं, बर्ड को आपने तहम्मुल के साथ वो चीज़ डालनी है जो सबसे सस्ती है। सबसे सस्ती सब्जी खरीदे, सबसे सस्ती चीज़ मार्केट से खरीदे, और बर्ड को एक सर पे सवार ना करना। ठीक है, बर्ड ने अपने टाइम से सेट होना है, बर्ड ने अपने टाइम लेना है। जब बर्ड खुश होगा तो उसे ब्रीड कर देना। लेकिन अगर आप इतना स्ट्रेस लेके जाएंगे तो आप बर्ड से उससे पहले तंग आ जाएंगे ब्रीड से। एक तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपने इजी रहना है और सिंपल रह के बर्ड्स को रखना है। दूसरी जो इसमें की है वो ये है कि आपने हमेशा वो बर्ड खरीदना है जो पहले ही जमीन पे। ठीक है, देखिए जो पहले जिसकी प्राइसेस जमीन पे है, ठीक है, वो कितना और गिरेगा। ठीक है, आपने एक 5000 का बर्ड खरीदा है, वो 5 का तो है ही ना, जब मर्जी आप उठाएं। लेकिन मैं अभी जावा की एग्जांपल देता हूँ। यही जावा फिंच 4-5 हज़ार का भी पेयर मिल जाता है, और कभी सोचते हैं कि 50,000 का हो गया। ठीक है, अब जिसने वो 5,000 का खरीदा है, ठीक है, तो वो उसका 5,000 का हमेशा है। लेकिन जब वो 50,000 का खरीदेगा तो उसका 45,000 का हमेशा रिस्क में है, वो किसी भी टाइम लॉस करेगा अपने। ठीक है, यही की है इसमें। असल में होता यह है कि हम हमारे साथ जब हम हॉबी में आते हैं तो बहुत सारे मुनाफा परस्त या कुछ लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, आप नहीं होते हैं, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। हमारी सादगी कुछ ये भी है कि चल यार तू भरा है, जितना तो कहेगा मैं तेरे नाल है। ठीक है, फिर उसका बेहतरीन फायदा उठाते हैं। ठीक है, किसी पर ट्रस्ट ना करें, अपनी फुल वर्किंग करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ठीक है, सोच समझ के फैसला करें, किसी पर डिपेंड ना करेंगे तू जो कर देगा तू भरा है। फिर बाद में वो बंदा कहते करता जी मैं तो भरा के आ सका, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। जो आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं कोई नहीं सोच सकता। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि बर्ड वो खरीदे जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो। ठीक है, मैंने फिंच में एक दफ़ा देखा, मेरे पास उधर फिंचेस लगी थी। जब फिंचेस का रेट बढ़ना शुरू हुआ तो जैसे बढ़ना शुरू हुआ मैंने अपनी सारी फिंचेस बेच दी। उन्होंने कहा जी अब तो ये रेट बढ़ रहा था। मैंने कहा जी जाने दो। ठीक है, अब लोगों ने अपने घर बेच दिए, जेवर बेच दिया, फिंच लगा लिए। और इवन ये हुआ कि मेरे पास एक खान साहब से इस्लामाबाद से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेते थे, बाटा पान की मेडिसिन वगैरह, लाखों में। एक दिन उनकी कॉल आती है कि जमील भाई मेरे कुछ बर्ड्स लाहौर में आए पड़े हैं, तो वो आप अपने पास रख सकते हैं। मैंने कहा मसला क्या है? कहता जी वो मैंने खरीदे को 18 लाख रुपए। ठीक है, वो फिंचेस थी, उसमें इमो फिंचेस थी बड़ी। तो वो अब 1 महीने के अंदर उनकी वैल्यू इतनी रह गई है कि मैं अगर इस्लामाबाद से ड्राइवर भेजता हूँ, ठीक है, तो ये ड्राइवर का खर्चा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वो फिंचों की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रह के खरीद मैं कहूँगा कि बर्ड वो खरीदे जो मार्केट के साथ हो। अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाए, उस वक्त जो हॉबियस्ट थे जिनको हम पुराने शौकीन बोलते हैं, उनके अगर आप शर्ट में देखते हैं तो वो कलर के साथ खेलते थे। 2 रोजीले के पेड़ लगे होंगे, 2 डाब के पेड़ लगे होंगे, 2 रिंगनेट के लगे होंगे, एक ग्रे का लगा होगा। ठीक है, वो बेहतरीन थे। ठीक है, एक तो वो कलर्स को एंजॉय करते थे। ठीक है, फिर बर्ड खरीदने से पहले वो 2-2 घंटे जाके किसी के पास बैठे रहते, गपशप लगाते रहते, उस बर्ड को ऑब्जर्व करते। फीमेल उनके घर पे बड़ी होती थी, मेल देखने गए, 2 घंटे वहाँ पे गुजारे, फिर ला के अपने घर पे मेल फीमेल को अकेले छोड़ा। ठीक है, फिर 2-3 दिन उसके सामने बैठ के उसको ऑब्जर्व करते रहे। ठीक है, वो हॉबी को एंजॉय भी करते थे। और एंड के ऊपर ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो बर्ड्स ब्रिक्स लगा होता था ना, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ले लेते थे, आउटपुट आ जाते थे। हमारे अंदर थोड़ा सा बाजार का लालच आ गया। ठीक है, हम कहते हैं कि आज ये बर्ड लेके आए हैं। ठीक है, इवन हम जब बर्ड मार्केट से लेके चलते हैं तो कई बार उसको उठा के देखते हैं, घंटा तो नहीं आया। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप पेशेंस के साथ बर्ड लगाएंगे, मार्केट वैल्यू के साथ बर्ड खरीदेंगे और इजी रह के बर्ड की कीपिंग करेंगे, ठीक है, आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, कभी भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, और आप इस हॉबी को एंजॉय करेंगे। बर्ड्स को सेट होने में टाइम लगता है। अच्छा, एक जो कुछ लालची लोग ये भी करते हैं कि लाइक मुझे ग्रे का पेयर दिया, अब ग्रे के पेयर ने जब बाहर से इंपोर्ट होके आता था तो आपको नहीं पता होता था कि 1 साल इसकी एज है, 2.5 साल है, 3 साल है, तो आपको लगवा दिया। आपने 2-2.5 साल उसकी केयर की, बार के उसको अंडे बॉयल करके दिए। अब वो जो देने वाला वो बड़ा क्लेवर होता था, वो देखता था ना कि अब इसका टाइम आ गया, वो आपका जहन बदलता था आके, पैने नहीं चलना लग रहा है ना, छुटाड़ दो। ठीक है, आप कहते हैं हाँ यार गल तो तेरी ठीक है। वो फिर आपको एक फ्रेश बर्ड दे जाता था और आपसे एक सेटल बर्ड जिसका टाइम आ गया था ब्रीड का, वो आपसे ले जाता था। ठीक है,
तो मेरे ख्याल में आप जितनी डिस्कशन, जितना नॉलेज सोशल मीडिया पे आप इसमें कम्युनिटीज में है, ठीक है, हमें सोच समझ के ऊपर काम करें, जितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मुझे याद है कि पहले हम ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते थे, उसी फोरम के ऊपर लोगों ने आके बताया कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, अब तो एग्रीकल्चर की बहुत ही है, ठीक है। फिर हमने एक फूड करके दोस्तों ने कुछ नेदरलैंड से कुछ एवीज मैक्सीमैक्स होती थी जो पहली मेडिसिन मंगाई, ठीक है, वो यूज़ करवाई, उससे हमें रिजल्ट आया। फिर हमें लोगों को गाइड किया कि जनाब बात यह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक CCC एक एंटीबायोटिक है, 3035 होती है, 3 साल की उसकी एक्सपायरी है, ठीक है। अगर आप उसको अपने एक शेड में रखें, जिससे जैसे कोई बीमारी आती है आप उसको फौरन यूज़ करें। अभी क्या होता है, एक तो जो पैरेंट होता है वो बहुत शाई होता है, जब जैसे आप शेड में दाखिल होते हैं वो बीमार है तो एक्टिव हो जाता है, आपको ये लगता है कि बर्ड बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। एक तो बर्ड को जब भी जाएँ, हर बर्ड के आगे 2-4 मिनट खड़े हो, उसकी आंखों में देखें, आपको बर्ड की आंख में देख के अंदाजा हो जाएगा कि बर्ड एक्टिव है, फ्रेश है या नहीं है। वैसे उसके उड़ने से आपको आइडिया नहीं होगा, ठीक है। एक तो बर्ड अपनी डिजीज छुपाता है, आपको जब तक पता चलता है वो वैसे ही 50% बेचारा ना अपना सब कुछ लॉस कर चुका होता है। जब आपको पता चलता है कि बर्ड बीमार है, फिर आप कॉल करते हैं बर्ड प्लान के पास दवाई एमरजेंसी चाहिए, ठीक है। अब हमें जनाब पैन को डेवो ते ला दो, उसमें भी 2 दिन लग जाते हैं, उतनी देर में आपका नुकसान हो जाए। तो अगर आपने एक 3-4 हज़ार रुपये की एंटीबायोटिक और ये चीज़ें ज़रूरी अपने लिए रखी हुई हैं, ठीक है, और किसी एमरजेंसी में आप 2 मिनट में आप अपने कमरे से गए हैं और ला के यूज़ कर लिए, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है। तो एक दोस्त ने कहा यार अगर यूज़ ना हो तो फिर क्यों होएगा, तो मैंने कहा फिर और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उससे और खुशकिस्मती है कि आपके बर्ड एक्टिव है, ठीक है। तो वंस अगेन जी मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, ठीक है। और आपने इतना खूबसूरत जो इंसान किया उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से मशहूर है जी। और बर्ड्स प्लानट से रिलेटेड हमारे लिए कोई भी खिदमत में अवेलेबल हो गया, जज़ाकल्लाह। कि जो मैंने बात सीखी है वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि कोई गल नहीं, मैं तेरा भरा। जब भी कोई आपसे ये पूछे कि मैं तेरा भरा हूं, तो हमेशा उससे ये पूछ लिया करें कि कौन से भाई हो, हाबिल हो या काबिल। अब मैं दावत देना चाहूँगा अपने भरपूर ताल्लुक में चौधरी ज़ाहद गुज्जर साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ मेहमान। सारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ लैके आए। तो परिंदे तो शायद थोड़े ने तो ना ही मैं परिंदे आना हूँ, लेकिन मैं दोस्तों वाला जरूर है जी। तो इस दोस्ती के चक्कर च सारे जिस जगह तो मैंने बुलाते हैं, जिस जगह तो मैंने कहते हैं, मैं उत्थे हाजिर हो जाना। तो सब तो खूबसूरत गल जी जुल्फकार साहब स्काई बर्ड तो इन्होंने बड़ी देर का राबता जी, बड़ा नाम सुनिया सी। अज इस इवेंट के तवसल इन्होंने मुलाकात हो गई तो मेरे बिल्कुल अखा के सामने अमर शहजाद साहब बैठे ने जी। मेरी फोन पर गल होंगी है जी, बड़ी प्यार वाले ने। तो इस इवेंट की मैं ये समझदा वा कि जी इन्ने दोस्त इकट्ठे होकर साडा मुलाकात होवे, इस तो ज़्यादा होर खूबसूरत गल कोई नहीं हो सकती जी। मुज़फ्फर अतारी साहब आ, कामरान अतारी साहब ने जी, ठीक है, अपने नईम साहब ने। तो इस सब बदौलत जी लियाकत जट साहब जी मैंने इस साल सारे दोस्तों को इस तरह ही रहबराही करते हैं जी, सानू हमेशा इकट्ठे रखते हैं। कोई मसला मसाइल होए कोई होए, जिस तरह के हाफिज़ नईम साहब ने लास्ट टाइम बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। ये गोयरे का दूसरा इवेंट है जी। लियाकत साहब की भरपूर कोशिश होती है कि इवेंट हर साल हो जी। नदीम साहब ने पहला किया, दूसरा किया, हम इंशाल्लाह साਡਾ तीसरा इवेंट होएगा। अपना हकीम भली साहब ने मसाला इंशाल्लाह वो भी इस तो ज़्यादा इस तो अच्छे तरीके ऑर्गेनाइज होएगा, इस तो ज़्यादा खूबसूरत होएगा इंशाल्लाह। ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां बताइए ये इंशाल्लाह अगले च नहीं होंगी, क्योंकि भली साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले ने। ठीक है, तमाम दोस्तों का शुक्रिया जी, झांगा की टीम का शुक्रिया जी, आई जी, बहुत शुक्रिया सब कि थोनू मतलब हजे पूरा अंदाजा नहीं है। सर जमीन साहब बहुत बड़े मसरत कैलिबर इंसान है और बड़े ही पायदार इंसान है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गोयरा शहर जाना ये उसकी पहली कड़ी है। जी गल मैं हमेशा तो कहना कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दुनिया का सब बड़ा डिपार्टमेंट बनेगा इंशाअल्लाह। सर इस गल से ताड़ी होनी चाहिए। सर मैं जी गैदरिंग हुई है ना सर, एक गैदरिंग का इस माहौल के होना उदों होना जो कि मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत हर तरफ डेट बन रहा, लोग इंजॉय कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ मतलब अदर फील्ड वाले लोग हैं ना वो इस फील्ड का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हंस के गल्लां करते हैं कि पाकिस्तान अंदर लव सैटी है या बिग बर्ड है, जो भी ये ब्रीड करवाना पसंद करता। मैं इन्हों को बिला तफरीक कि लव बर्ड ब्रीड करवाओ, बजरी ब्रीड करवाओ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੱਬ ਬਰੀਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਰੀਡ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਅਰਨਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਕਰੋ, ਬਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਾਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਨਜੀਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਸਿੰਘ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਲਕ ਨਜੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਜੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜੇ ਮਲਕ ਨਜੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਸਜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਸਜੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਜੇਗਾ ਨਾ, ਗੋਇਲੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਵਾਜ਼ੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰਡ ਬਰੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਐਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। एक शील्ड डॉक्टर नसीम साहब के लिए जो अपना चौरी लियाकत डॉक्टर साहब पेश करेंगे। अच्छा जी, एक शील्ड है हमारे पास जो कि अपना राना जबरान साहब को मलक नदीम साहब पेश करेंगे। जनाब के लिए क्लासिक शील्ड राना जबरान साहब, मलक नदीम।